हेलो बच्चों, कुछ ATS नंबर 9 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन को। अ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R कांस्टेंट स्पीड v अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो बच्चों अगर टाइम पीरियड ऑफ मोशन की बात करें तो टाइम पीरियड जो होता है हमें फॉर्मूला मालूम है, t इज इक्वल टू 2πr/v। ठीक है, लग तो रहा है कि R और V पे डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पर R का वैल्यू क्या हो जाता है, mv/qb। तो एक्चुअली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पर 2πm/qb। तो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, mqb पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम R एंड V। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द PV डायग्राम of 2 gram helium gas for the certain process A to B shown in the figure. What is the heat given to the gas during the process A to B? बच्चों A से B तक हमें कितना हीट दिया है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज dw प्लस du। अब dw क्या होगा, एरिया अंडर कर्व। और बच्चों एरिया अंडर कर्व देख सकते हो यहाँ पर, ये एरिया अंडर कर्व होगा। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल। ये हो जाएगा आपका 2p0 प्लस p0। तो 2p0 प्लस p0 इंटू v0 प्लस du। और du क्या होता है आपका ncvdt। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2 p0 v0 प्लस n cv होगा f/2 ऑफ r इंटू t फाइनल माइनस t इनिशियल। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी गैस है जरा देखो तो 2 ग्राम ऑफ हीलियम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा इसका। तो ये होगा 3/2 p0 v0 प्लस f की जगह 3 लिख सकते हैं, 3/2 और nRT को p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल माइनस p इनिशियल v इनिशियल भी लिख सकता हूँ। सो फाइनली कितना हो गया 3/2 p0 v0 प्लस 3/2 p फाइनल कितना हो जाएगा 2p0 2v0 माइनस p0 v0। सो फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12/2 p0 v0, so 6 p0 v0। so right answer of the question is 6 p0 v0। so that means second option is correct। Question number 3, a nucleus with the mass number 240 breaks into two fragments of mass is 110 and 130 having the binding energy per nucleon 7.8 and 8.0 respectively. If binding energy per nucleon of fragmented nuclei is 7.5 mega electron volt, then what is the energy release? तो बच्चों अगर इक्वेशन बनाए तो क्या हुआ आपका, हमारे पास A 240 था। ठीक है, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर B 110 प्लस C 130 और प्लस साथ में एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है बच्चों, एनर्जी रिलीज की वैल्यू क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऐसे लिखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, देखो 110 और इसकी पर यूनिट बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 7.8 प्लस 130 इसकी पर यूनिट कितनी है 8.0 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 240 इंटू ऑफ 7.5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे 0 से 1 0 ही चला गया। तो 78 को मल्टीप्लाई करो बच्चों किससे, 78 को 11 से मल्टीप्लाई करो 8787 बराबर 858। तो ये हो गया आपका 858 प्लस 0 से ये 0 हट जाएगा, सॉरी यहाँ पे कोई 0 है नहीं, बेसिकली ये नहीं हटेगा है ना, तो पॉइंट वाला है। तो ये रह जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 130 इंटू 8 0 4 10 माइनस इस 0 से ये हट जाएगा। अब 75 को 225 से है ना 24 इंटू 75 कर लेते हैं। तो 75 इंटू 24 कितना हो जाएगा 0 2 3 10 0 1 15 1800 आ गया बच्चों ये। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1800। अब देखो कितना आ जाएगा ये 8 4 5 9 18। ठीक है, 18 और माइनस 1800 और ये सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है बच्चों।
तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। Two spherical raindrops of equal size are falling vertically through air with a terminal velocity 1 meter per second. What would be the terminal speed if these two drops were collapsed to form a single drop? तो बच्चों अगर हम वेलोसिटी देखें तो v इक्वल टू क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज 6 पाई ईटा इंटू r इंटू वी टी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, mg mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी टी, और m को लिख सकते हैं बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इंटू g इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर वी टी। बेसिकली जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगी किसके, r की पावर 2 के, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात करें तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू 2, क्योंकि 2 ड्रॉप्स कॉलेप्स करके एक ड्रॉप बना रही है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो वी टर्मिनल 2 डिवाइड बाई ऑफ वी टर्मिनल 1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 की पावर 2। तो ये बन जाएगा बच्चों R2 बड़ा R हो गया तो 2 की पावर 2/3। तो V टर्मिनल 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 इंटू वी टर्मिनल 1। तो लगभग जो आएगा बच्चों इसका आंसर वो आ जाएगा आपका 1 पॉइंट, क्योंकि वी टर्मिनल 1 तो 1 है, ये तो 1 है आपका, 1.587, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 1/3 का वैल्यू जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली आपका 1.2 समथिंग होगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करोगे तो 1.4 यानी लगभग 1.5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। अ क्रिकेट बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 with the horizontal. Another ball is simultaneously released from a point of vertical line along the maximum height. First ball collides with the second ball at the maximum height, the initial height of the second ball. तो बच्चों यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हमने एक बॉल को छोड़ा और ये इससे कोलाइड कर रही है, ठीक है। ऐसे हमने कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया इसको, 30 डिग्री से, 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, 20 से। तो बच्चों इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 sin 30, कितना बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा इसको, 10/10 यानी कि 1 सेकेंड, 10/g ना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। और 1 सेकेंड में इसको फॉल करना है, अगर 1 सेकेंड में फॉल करता है तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ GT²। तो बच्चों 1 सेकेंड में कितना गिरेगा, 1/2 G10 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 5 मीटर, इतना गिरेगा। तो ये तो हो जाएगा 5 मीटर। अब हमसे कहाँ से पूछा हाइट ये देख लेते हैं। हमसे बोला जा रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द फर्स्ट बॉल कोलाइड्स विद द सेकंड बॉल, मैक्सिमम हाइट, देन इनिशियल हाइट ऑफ द सेकंड बॉल इज। तो इनिशियल हाइट कितना इसका, अब अगर ये हम ग्राउंड से पूछ रहा है तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब ये हाइट कितना हो जाएगा, u² sin² थीटा ओवर 2g, यानी कि हो जाएगा आपका 100/2g एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। ये हो जाएगा 5 मीटर और ये भी कितना है 5 मीटर। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका, 10 मीटर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन 6 देखते हैं। चार्ज -q is placed at the axis of the charge ring of radius small r at distance of 2√2 r as shown the figure. If ring is fixed and carrying a charge capital Q, the kinetic energy of the -q when it is released and reaches at the center. जब ये सेंटर पे आता है बच्चों तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। सो क्या बताया था, द वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये वर्क डन किसका है, ऑब्वियसली एक्सटर्नल का ही आएगा, और एक्सटर्नल का वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है इसकी, अगर आप देखो यहाँ इसका पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे सेंटर पोटेंशियल होगा KQ/R, और इसके एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/√R² प्लस x² का अंडर रूट, और x कितना दिया आपको, √2r। तो ये हो जाएगा KQ/5r।
सॉरी 289 3R, ठीक है क्या, ये हो जाएगा आपका 3R। सो ये बन गया आपका 3R, ठीक है। अच्छा ये हो गया के क्यू क्यू, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी माइनस के क्यू क्यू ओवर 3R, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस के क्यू क्यू ओवर आर, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी डेल यू इज इक्वल टू के क्यू क्यू ओवर आर माइनस के क्यू क्यू ओवर 3R, तो ये हो गया 2k क्यू क्यू ओवर 3R, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी चेंज, और यही क्या हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों। सो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 2k क्यू क्यू अपॉन 3R, और क्योंकि कैपिटल K का वैल्यू हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया क्यू क्यू ओवर 6 पाई एप्सिलॉन 0 R, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ थर्मोडायनामिक साइक्लिक ABC है शोन द PT डायग्राम द करेस्पॉन्डिंग PV डायग्राम। तो बच्चों अगर ढंग से देखो तो ये आपको आइसोथर्मल प्रोसेस देखा है। सो A to B प्रोसेस जो है वो कैसा है आइसोथर्मल। अगर बच्चों ये आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में हम क्या बोलेंगे, ग्राफ जो आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, A to B का ग्राफ ऐसे आना चाहिए। और देखो बच्चों है ना, ये आइसोथर्मल होगा, A to B PV डायग्राम आइसोथर्मल, तो ओनली थर्ड ऑप्शन ही हमारा जस्टिफाइड आंसर है। और फिर देखो B to C आइसोबेरिक, तो B to C क्या हो गया आइसोबेरिक, और A to C क्या है P इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V कांस्टेंट, यानी कि आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में सीधा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। 9 देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर। प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट c and gravitational constant g and current I are taken as a fundamental units of the express the stopping potential in photoelectric effect, then match the column। बच्चों यहाँ पर अगर देखें हम तो v स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p c की पावर q एंड g की पावर r, और ये I आपका करंट है, I का पावर s, और v क्या हो जाएगा बच्चों, v होता है जूल पर सेकंड कूलम, जूल पर कूलम, तो जूल होता है आपका ml2 t-2, और कूलम हो जाएगा at, a ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mlt-3 और a-1। प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चों जूल इनटू सेकंड, तो ये हो गया ml2 t-1, और इसकी पावर p, स्पीड ऑफ m0 l1 t-1, और इसकी पावर q। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि m-1 l3 t- है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो केवल ये -2 ही आएगा, और इसकी पावर कितना है r, और डिवाइड बाई ऑफ I, यानी कि केवल एम्पियर, और इसकी पावर s। तो बच्चों अगर देखें यहाँ से तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -1 इज इक्वल टू m का पावर p माइनस r, l का पावर 2p प्लस q प्लस 3r, और t का पावर -p माइनस q माइनस 2r, एंड a का पावर माइनस का 1, यानी कि s। ऐसे बच्चों अगर अपन a को कंपेयर करें तो पहली बात s इक्वल टू क्या आ रहा है 1। अब अगर बच्चों s बराबर 1 आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। तो s का वैल्यू कहाँ है d पर s का वैल्यू, और कितना आ रहा है 1, यानी कि एकमात्र ऑप्शन दिख रहा हो आपको ये, और यही आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K 100 Newton per meter attached to the bottom of the wedge which is at angle 30 degree with the horizontal. Mass small m 10 kg is released from height h on the wedge which compress the spring by 2 meter. Then what is the value of h if the wedge is frictionless? तो बच्चों क्या हो गया, मान लो इसने इसको x कंप्रेस कर दिया, तो टोटल हाइट कितना हो गया बच्चों जो गिरेगा, ये हो गया h प्लस x साइन थीटा, ठीक है, यानी कि ये हाइट जो ड्रॉप हुआ है टोटल वर्टिकल वो हो गया h प्लस x/2। तो लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी गेन इन द इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी, तो mg इंटू h प्लस x/2 इज द लॉस इन द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर,
ठीक है, तो ये हो जाएगा mg का वैल्यू कितना है 100 इंटू h का वैल्यू, h का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर दिया हुआ आपको, अच्छा h निकालना है हमें और x 2 दिया है, तो ये हो गया h प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 k, k कितना है आपका 100 है इंटू x का वैल्यू 2 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 200, इस 100 से 100 गया तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर। सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेकंड। Question number 11, a car is moving in a circular horizontal path with the increasing speed, then they choose the most probable answer। बच्चों अगर हम बात करें तो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एम जी होगा। अगर कोई कार हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही है, ठीक है, अगर कोई कार हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है एन, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है सेंटर पे, और ये जो फ्रिक्शन होगा ना बच्चों, ये जो फ्रिक्शन होगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर स्टैटिक की बात मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम स्टैटिक जो होगा वो लिमिटिंग होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा म्यू एम जी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि ये विदाउट स्लिप नहीं कर रही है, इसका मतलब ये ए टी और ये ए सी, तो नेट जो फोर्स जाएगा बच्चों वो ऐसे जाएगा ए नेट, और इसी डायरेक्शन में कौन लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ही देगा ये, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा ए नेट इंटू मास, तो एफ जो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन वो हो जाएगा एम इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर ऑफ रेडियल प्लस ए स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल, ठीक है। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट determine the period of the simple pendulum, the length of 100 centimeter, it is at a tees to a spherical box have the uniform mass distribution. If the relative difference in the periods is found to 5 into 10 to the power minus 4 second, the difference in radii r1 minus r2 is given by। तो बच्चों टाइम पीरियड क्या होगा t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी होता है, लेकिन अब यहाँ पर l प्लस आर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि अब यहाँ पर आपका एक पॉइंट पास नहीं है, कुछ आपके स्फेरिकल बॉडी दे रखी है। तो t1 कितना हो गया बच्चों 2 पाई रूट ओवर l प्लस r1 ओवर g, तो t2 कितना हो गया 2 पाई l प्लस r2 ओवर g, ठीक है। तो t2 अपॉन t1 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर l प्लस r2 अपॉन रूट ओवर l प्लस r1, और l तो 1 है आपका, ये हो गया 1 प्लस r2 अपॉन रूट 1 प्लस r1, ठीक है। और ये t2 अपॉन t1 दोनों तरफ -1 कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस r2 अपॉन रूट 1 प्लस r1 -1। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा डेल टी ओवर टी इज इक्वल टू रूट 1 प्लस r2 अपॉन माइनस रूट 1 प्लस r1 ओवर रूट 1 प्लस r1, ठीक है। तो लगभग इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं और ये डेल टी बाई टी दे रखा अपन को कितना, फाउंड दैट डिफरेंस इन रिलेटिव डिफरेंस, यानी डेल टी बाई टी दे रखा आपका 5 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ठीक है बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 रूट 1 प्लस r1 इज इक्वल टू रूट 1 प्लस r2, तो रूट 1 प्लस r2 अपॉन रूट 1 प्लस r1 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे r1 माइनस r2 निकालना है, तो r1 अपॉन रूट 1 प्लस r2 इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1 प्लस, है ना, ये इस तरफ जाएगा तो 1 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस r1 अपॉन 1 प्लस r2, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ मुझे निकालना है r1 माइनस r2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 4 है, 6 नहीं है ना, 6 4 है 4, ठीक है बच्चों। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करोगे तो r1 माइनस r2 आपके पास कुछ इस तरह से आएगा 0.001 यानी कि 10 का पावर माइनस 3 मीटर, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 13, a particle start from the origin at t equal to 0 and moves along the positive x-axis. The velocity of time graph shown in the figure, the average velocity of the particle
ड्यूरिंग द फर्स्ट 10-40 सेकेंड। तो बच्चों टोटल एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो जो टोटल एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों आपका, इज इक्वल टू 1/2 ट्रिपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 20 + 10 इंटू 5 माइनस 1/2 20 + 10 इंटू 4। तो ये हो गया 15 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 15। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 15, और टोटल टाइम कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी बच्चों हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो इट इज नियर बाय इक्वल टू 0.375 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। A uniform disc of radius r and mass small m rolling without slipping as shown the figure. Velocity of the point of contact O is 0। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये जो मोशन है परफेक्ट रोलिंग मोशन है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द फ्रिक्शन फोर्स एट अ पॉइंट O एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल F। अब देखो, अगर आप देखोगे ये F है, ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, इसका टॉर्क हो जाएगा यहाँ पर F इंटू आर सेंटर के अबाउट, ठीक है, F इंटू आर। तो आई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, F इंटू आर, आई इज इक्वल टू mr²/2। तो mr²/2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू एफ आर। तो अल्फा कितना हो गया 2f/m एंड डिवाइड बाई ऑफ आर। तो अल्फा आर का वैल्यू निकल गया बच्चों ये। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ, इट इज इक्वल टू F/m। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेस देन टू आर अल्फा। इसका मतलब है ना आर अल्फा, और ये कैसे स्लाइड कर रहा है इस तरह से, इसका मतलब ये पॉइंट पीछे जाने की टेंडेंसी रखता है, तो फ्रिक्शन कैसे आएगा आगे। तो सही बात है, फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, आगे लग रहा है। अच्छा बच्चों यहाँ करेक्शन करना है हम लोगों को, ये VB है ना, ये क्या है VB। तो हमें दिया हुआ है VB इज इक्वल टू VD इज ग्रेटर देन टू VA। अब देखो, अगर बॉडी आपकी परफेक्ट रोलिंग मोशन में है, ठीक है, परफेक्ट रोलिंग मोशन में, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी VCOM होगा, और ये पॉइंट का वेलोसिटी R ओमेगा होगा, और ऐसे ही इस पॉइंट का वेलोसिटी VCOM होगा, और इस पॉइंट का वेलोसिटी R ओमेगा होगा। तो ये जो नेट वेलोसिटी होगा वो तो √V² प्लस R² ओमेगा स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी सेम होगा V² प्लस R² इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब VC और VD तो सेम होंगे, और यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा VCOM प्लस R ओमेगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा बच्चों, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये VB बराबर VD तो होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, VA से। ये सही है और ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है आपका थर्ड। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग द मास m फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस टू द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों अगर अपन बात करें तो अपन को ये दिया हुआ है m और m। तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ग्रुप बनाना है हमको, तो -G/m/r। ऐसे इसकी भी, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ये क्या हो गया U सिस्टम। तो वर्क डन कितना होगा, टोटल U चेंज इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। और हमसे जब तक नहीं पूछा जाए किसका वर्क बताते हैं बच्चों, एक्सटर्नल का। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर, क्योंकि दोनों ऑप्शन है। जिस बच्चे को लॉजिकली नहीं मालूम, मैंने पूरा बार ध्यान आपको जोड़ दिया है क्लास के अंदर, जब नहीं पूछा जाए तो किसका फोर्स निकालते हैं, एक्सटर्नल का। किसी कुछ नहीं बोला जा रहा है, केवल वर्क डन पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि -Gm²/3/r, यही होगा वर्क डन। राइट आंसर इज -3Gm²/r। Question number 16. In the circuit given below, the charge on the left plate of the capacitor is steady state. अब बच्चों steady state पे क्या होता है, steady state पर no current, कैपेसिटर ओपन हो जाता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो ओपन कर दो इसको, तो करंट केवल यहाँ जाएगी, ऐसे करके ऐसे आ जाएगी। और जो 6 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वही 20 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा 0। तो ये V है, तो यहाँ पे भी क्या होगा V। अब अगर ये V है तो कितना होगा बच्चों, ये करंट निकाल लो, है ना। टोटल R इक्विवेलेंट हो गया 8, तो करंट कितनी फ्लो करेगी बच्चों 8/8, यानी कि 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा। अगर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा, 6 × 1, यानी कि 6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। अगर 6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा तो 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ जाएगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होगा
वो हो जाएगा 6 इंटू 20 यानी कि 120 माइक्रोफेरेड। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों 120 माइक्रोफेरेड यानी कि माइक्रोकूलम, सॉरी चार्ज निकाल रहे हैं। सो राइट आंसर इज सेकंड। Question number 17. In a double slit experiment, the glass plate of the refractive index 1.5 thickness T is introduced in the path of the interfering beams of wavelength lambda. The position of central maxima got shifted by the 2 lambda capital D by D. The would be thickness of plate. क्या बताया था बच्चों? जो shift होता है, shift is given by what? Mu minus 1 T capital D by small d. लड़ाई फॉर्मूलों की है, जिसको जितना अच्छा फॉर्मूला याद है ना, वो अपनी लड़ाई ज़्यादा अच्छे तरह से लड़ सकता है और कॉन्फिडेंटली लड़ सकता है और विदाउट डाउट ऑप्शन क्लिक कर सकता है। तो म्यू कितना हो गया यहाँ पर 1.5 माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई डी, और किसके बराबर शिफ्ट है 2 लैम्बडा, तो दैट इज इक्वल टू 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी। डी कैपिटल कट गया तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 4 लैम्बडा। सो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 4 लैम्बडा, फर्स्ट ऑप्शन। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A block of wood of weight of 12 kg and has a relative density of 0.6. It is to be in water with the 0.09 of its volume immersed. What weight of metal is needed if it is attached below the wood? Relative density of metal is 14. तो बच्चों 0.9 of its volume, मतलब अगर अपन बनाए इस तरह से, मान लो इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल वुड ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, और इस तरह से वो डूबा हुआ है 0.9, इस तरह से वो डूबा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक मेटल पीस है, मान लो तो इस तरह से कोई मेटल पीस है इस तरह से, इसका मास अपन ये मान लेते हैं स्मॉल एम है, ठीक। तो हुआ क्या बच्चों, इस पर नेट थ्रस्ट फोर्स लगेगा एफ अप, ये बैलेंस होगा किससे, इसका मास कितना है 12 और इसका मास है, इसका मतलब 12 प्लस एम इंटू जी, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा एफ अप इज इक्वल टू वेट ऑफ द सिस्टम 12 प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू एफ अप, और एफ अप क्या होगा वी इमर्स्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो जी से जी कट गया, 12 प्लस एम इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है बच्चों 0.9 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड, ठीक है। तो डेंसिटी कितना है इसका 0.6, तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई ऑफ 0.6 है ना, ये वॉल्यूम हो जाएगा इनटू 0.9 प्लस m ओवर 14, ठीक है, इस तरह से। ये m/14 किसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम कितना है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वुड हो गया, ब्लॉक हो गया, कितना हो जाएगा मास ऑफ वुड ओवर डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना हो जाएगा मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मेटल, टोटल इमर्स वॉल्यूम इतना हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो 12 प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2 टाइम्स 18 प्लस स्मॉल m बाई 14, ठीक है। तो इस सब लेके जाओ तो m माइनस m बाई 14 इज इक्वल टू वॉट 6, तो 13m इज इक्वल टू 6 इंटू 14, 6 इंटू 14, इंटू 14। अब बच्चों अपन को निकालना है m, तो ये हो गया 684 डिवाइड बाई ऑफ 13, लगभग ये आ जाएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली 6.5 किलोग्राम। सो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल 1/2 टाइम्स ऑफ मैन स्केल डिवीजन, देन द नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल दैट कोइंसाइड विद द 4 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। तो बच्चों 4 ऑफ VSD इज इक्वल टू व्हाट m ऑफ MSD मान लेते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 VSD कितना हो गया यहाँ से, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD
माइनस 1 VSD, तो m इंटू MSD ओवर 4, MSD वाले लो, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, MSD 1 माइनस m बाई 4। अब ये बोल रहा है कि लीस्ट काउंट जो है वो 1/2 MSD के बराबर है। इस MSD से MSD कट गया तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m बाई 4, तो m बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 है ना, तो m बराबर कितना आ गया 2। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, कुछ गड़बड़ किया क्या, 1 माइनस m बाई 4 1/2 टाइम्स ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, तो MSD का 1/2 है लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इज 1/2, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसके इधर लेके आ जाओ, तो m बराबर तो 2 आ गया हमारा बच्चों, ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। 4 VSD इज इक्वल टू m MSD, तो 1 VSD इज इक्वल टू m बाई 4 MSD, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, m बाई 4, और MSD इज इक्वल टू MSD, m बाई 4 इधर आया, 1/2 गया। The least count of the one scale is 1/2 of the main scale division. m/2, गड़बड़ है, दोबारा करेंगे इसको ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। A square frame of wire is side L and resistance R moves in the plane uniform velocity perpendicular to the side. A uniform and constant magnetic field is exists along the perpendicular plane of the loop in the figure. The current induced in the loop. तो बच्चों अगर देखें आप तो कोई फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, नो फ्लक्स, फ्लक्स तो आएगा, फ्लक्स नो फ्लक्स चेंज, बट फ्लक्स चेंज नहीं होगा। या अगर देखो तो ये आएगा BVL, ऊपर वाला हाई पोटेंशियल BVL, और इधर आएगा ऊपर वाला हाई पोटेंशियल BVL। अगर देखो एक लूप में तो टोटल EMF 0 है, करंट भी 0 हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। In a plane of EM wave, the electric field oscillates with a frequency of 2 × 10⁻10 Hz and amplitude of 40 volt into meter. The energy density due to electric field with a frequency of 2 × 10⁻10 Hz and amplitude 40. Then energy density due to electric field. तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। तो 1/2 एप्सिलॉन 0 कितना हो गया, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ई स्क्वायर। ई कितना हो जाएगा आपका, है ना, इसका अपन को मैक्सिमम एनर्जी निकालना ना, क्या निकालना है अपन को, देन द डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड दे रखा है तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट ही ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर 1600, तो ये हो जाएगा बच्चों 8, तो ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻−10, तो ये होगा 580 40 0 कैरिंग 1 64 4 8 कैरिंग 6 8 8 64 64 और 70, तो ये होगा बच्चा 70 और 70 पॉइंट। तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट आंसर इज 70 इंटू 10⁻10, हमें लिखना है -9 के अंदर, तो आंसर हो जाएगा आपका 7 इंटू 10⁻9, तो राइट आंसर इज 7। Question number 20. An electric power line delivers a 2 kilowatt at 220 volt. In efficiency of transmission line is 95%. Then power loss in the transmission line is. तो बच्चों आपको देखो एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 95%। तो अगर एफिशिएंसी 95% है बच्चों, ये होता है P out अपॉन P in, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लॉस कितना हो गया, 5%। आप पिन निकाल लो, पिन का 5% ले लो, तो पिन कितना हो जाएगा, पिन इज इक्वल टू P out ओवर 95, और परसेंट हटाएंगे तो बच्चों 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 220 इंटू 100 ओवर 95, तो ये हो गया आपका P in, ठीक है। और इसका 5%, तो लॉस कितना है, 5% ऑफ P in, P in का 5% यानी कि 5/100, तो ये हो गया 220 ओवर 95 इंटू 5/100 इंटू 100, सो 100 से 100 गया,
5 से 19 टाइम चला गया। तो लगभग बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कितना हो जाएगा 11, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 11 वॉट। सो राइट आंसर हो गया इसका बच्चों 11 वॉट। Question number 20, the string of certain length of fixed its both ends and delivers 300 Hz vibration. The string vibrates in third harmonic. The speed of wave is 200 and the length of the string. बच्चों फिक्स्ड एंड है। अगर फंडामेंटल लिखता हूं बच्चों तो ये होगी, फर्स्ट हार्मोनिक लिखता हूं, सॉरी सेकंड हार्मोनिक, तो क्या होगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। और थर्ड हार्मोनिक कैसे बन जाएगा, थर्ड हार्मोनिक ये हो जाएगा, ठीक है थर्ड हार्मोनिक। तो ये कितना हो जाएगा L/2 सॉरी λ/2 λ/2 λ/2, तो टोटल कितना हो गया 3 λ/2 बराबर L, तो लैम्डा कितना हो गया 2L/3। तो थर्ड हार्मोनिक कितने की हो गई, दैट इज इक्वल टू 3V ऑफ 2L। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। ये कितना दिया हुआ आपको 300, ठीक है हर्ट्ज। V कितना है यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 2 इंटू L इज इक्वल टू 300 0 0 0 0 2 3 2 3, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 1 मीटर। Question number 24, a homogeneous disc of radius 2 mass 10 kg pulled a cricket pitch by horizontal force 60 Newton as shown in the figure. Assuming rolling without a clipping, angular acceleration of the cylinder is radian per second. तो बच्चों अगर अपन बात करें तो यहाँ पर फोर्स F हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रोटेशन है तो इस अल्फा का वैल्यू किस निकालूंगा F इंटू 2R इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है। तो F इंटू 2R I कितना हो गया 3/2 ऑफ MR स्क्वायर इंटू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका F कितना दिया आपको यहाँ पर 60 न्यूटन, तो 60 इंटू 2R इज इक्वल टू 3/2 ऑफ MR स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखो 3 से आपका ये 3 20 बार चला जाएगा, 2 4 ये हो गया आपका 40 2 4 40 R अपॉन MR स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया आपका 40 अपॉन M इंटू R। अब M का वैल्यू कितना दिया है 10 किलोग्राम, R 2 है, तो ये कितना हो गया 40/20 यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर 2। 25 देखते हैं बच्चों, इन द सिचुएशन शोन द फिगर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द स्प्रिंग्स एंड पुलीज आर जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग AB, द टेंशन इन द स्ट्रिंग GH। तो बच्चों अपन AB को कट कर रहे हैं। अब देखो अगर अपन GH की बात करते हैं डायग्राम ये बनेगा अपना आप, ठीक है। ये 5 और ये 1 है, तो स्प्रिंग फोर्स नीचे कितना लग रहा है 5 किलोग्राम यानी कि 5G है ना। KX का वैल्यू हो गया 5G और इसका खुद का वैल्यू कितना हो गया G 1G। तो अगर इस पे बात करते हैं और इधर देखो इधर 1 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम है, ये पूरे को सिस्टम मान लो। तो बच्चों अपने पास कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। 5 और 1 6G, तो 6G तो इस पर लग रहा है नीचे और इस पर लग रहा है आपका कितना है ये 2 और 1 3G। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम नेट पुलिंग फोर्स 6G माइनस 3G अपॉन मास कितना है इसका 3 है और इसका मास कितना 1 4, तो ये हो गया 2G अपॉन 4 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी 3G ना 3G/4। तो कितना हो गया ये बच्चों 37.5 का एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालना है अपन को, टेंशन कितना हो जाएगा T, अच्छा ये नीचे जा रहा है यानी कि 6G 6G माइनस T इज इक्वल टू 6G माइनस T इज इक्वल टू M इंटू A और M कितना है इसका 1, तो 6G माइनस T इज इक्वल टू 7.5, तो T बराबर कितना हो गया बच्चों 67.5। तो दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लें फिर समझ लेते हैं। ये 1 और 2 का कितना किलोग्राम बन गया 3 किलोग्राम, ठीक है। और ये 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम ही है, ठीक है। लेकिन इस पर नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा, क्योंकि 5G तो नीचे लगेगा इस पर,
तो स्प्रिंग फोर्स 5G हो जाएगा, तो 5G प्लस 1G 6G नीचे लगेगा। अब अगर ये सिस्टम है तो ये सिस्टम ऊपर चलेगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे जा रहा है तो ये 6G माइनस 3G अपॉन 4, 3G बाई 4 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब इसके लिए बात करेंगे तो 6G माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास तो 1 है, 6G नीचे लग रहा है, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 7.5, तो कितना हो गया 67.5। क्वेश्चन नंबर 26, a small particle of mass 2 kg projected at angle of 30 degree with the x-axis with an initial velocity of 10 meter per second in xy plane as shown in the figure, then the angular momentum of the particle when it reaches at the maximum height of n root 3, the value of n। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट पर अपन को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कितने से फेंका है, u से, तो इसका स्पीड कितना होगा यहाँ पर u cos 30, और अगर मैं इस परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और h का वैल्यू कितना होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g, तो u कितना है आपका 10, तो 100 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/4 इंटू 2g 20, ये हो गया 5, तो h कितना हो गया 5/4, ठीक है, h हो गया आपका 5/4। अब लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस mvr, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, m कितना है इसका पार्टिकल का 2, v कितना है 10, r परपेंडिकुलर कितना निकला 5/4। अच्छा v जो है u cos 30 बच्चों, cos 30 भी लिखेंगे तो √3/2, ठीक है, तो 4 से ही चला जाएगा 2 बार, कितने बार जाएगा 2 बार, हेलो हाँ जी गुड आफ्टरनून, हाँ करता हूँ ठीक है। कैन यू कॉल मी आफ्टर 10 मिनट्स, है ना, 10 मिनट बाद कॉल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, ये अपन को निकालना है n√3, तो ये हो गया आपका 2 से 2 गया 50, तो ये हो जाएगा बच्चों 12.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12.5, तो n का वैल्यू होगा 12.5। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is put a plane mirror as shown in the figure. When an object is kept at distance of a from the lens mirror combination, its image is formed at a/3 in front of it combination. The value of a is equal to nf. The value of a is equal to nf. The value of n is, देखो बच्चों अगर ये देखें तो पूरा एक कॉम्बिनेशन लेंस की तरह वर्क, मिरर की तरह वर्क करेगा, जिसका p इक्वलेंट जो होगा वो 2p लेंस प्लस p मिरर होगा, 2p लेंस 2 इंटू ऑफ 2 म्यू माइनस 1 अपॉन r हो जाएगा, और प्लस मिरर का पावर कितना होगा 0, तो p इक्वलेंट कितना हो जाएगा 4 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन r। अब म्यू कितना है आपके पास, लेंस है 3/2 ही है ऑब्वियसली, अच्छा इसका फोकल लेंथ सीधा सीधा f दे रखा है, ठीक है, तो अगर ये f दे रखा है तो पूरा ये f ही है 1/f, तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों 2/f, है ना, क्योंकि ये पूरा f ही है 1/f, तो p इक्वलेंट कितना हो गया 2/f, तो f इक्वलेंट मिरर का कितना हो जाएगा माइनस का f/2, तो ये कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है a पर, और इमेज कहाँ मिल रही है a/3 पर, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये u हो गया और ये v हो गया। लेंस मिरर क्वेश्चन लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v कितना हो गया माइनस का a/3 माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का f/2, ठीक है, सो ये हो गया 3/a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2/f, तो 4/a इज इक्वल टू किसके 2/f, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2f, तो फाइनल आंसर हो गया अपना 2f, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2। 28 देखते हैं बच्चों, 2 blocks of mass capital M1 20 and M2 12 kg are connected by the metal rod of 8 kg. The system is pulled vertically up applying a force of 480. The tension at the midpoint of the rod is, अब देखो रोड का मास दिया गया बच्चों में 8, तो मैंने क्या बोला था बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रोड को भी मास मान लो, ठीक है, M1 कितना है आपका 20, एक रोड कितने की है 8 की, तो 4 की होगी क्योंकि बीच में पूछ रहा है, 4 ये हो गया,
और नीचे कितना हो गया m2 कितना है 12। अब ये इसको हम 480 न्यूटन से शो कर ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। तो mg इस पे नीचे लग रहा होगा बच्चों सिस्टम पर, g नीचे एक्ट कर रहा होगा। तो 40 12 और 8 40 20 40 हो गया। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए सिस्टम 480 माइनस 400, क्योंकि अब ये बन गया आपका 40 किलोग्राम का बॉडी। तो ऊपर कितना लग रहा है 480, नीचे कितना लग रहा है 400। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया ऊपर सिस्टम का बाय 40, मास कितना है इसका 40। तो कितना हो गया बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया इसका। अब आपको कहाँ निकालना है, आपको यहाँ टेंशन निकालना है। तो इसको पूरे को सिस्टम मान लो। तो ये हो गया कि 16 किलोग्राम की एक बॉडी हो गई आपकी, और इसको ऊपर कौन खींच रहा है टेंशन, और नीचे कितना लग रहा है 160, है ना 16 का 160। तो t माइनस 160 इज इक्वल टू 16 इंटू 2। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 160 प्लस 32 यानी कि 192। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 192, ठीक है 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो बच्चों। An LCR circuit is shown in the figure. The connected and voltage source AC whose frequency can be varied frequency at which the voltage across the resistance maximum is hertz. The frequency at which the voltage across the resistor is maximum. Voltage across the resistor. बच्चों ये रेजोनेंस पे आएगा। अगर रेजोनेंस पे आएगा तो रेजोनेंस किस पे बनेगा, ओमेगा पे रेजोनेंस बनेगा। और किसके बराबर होता है, हमसे वही फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो 1/रूट ओमेगा सी 2 पाई रूट एल इंटू सी। तो 1/2 पाई रूट एल कितना हो गया आपके पास 24, और एस सी कितना हो गया 24 इंटू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पाई इंटू 48 इंटू 10 का पावर 3 ऊपर, ठीक है। अब बच्चों इसको अपन अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं। 48 को अपन लिख लेते हैं 49 अप्रोक्सीमेटली। तो 10 का पावर 3 अपॉन 2 पाई 49 हो गया आपका 7, और ये हो गया 2 पाई बाई 7 है ना 22। तो 10 पावर 3 अपॉन 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 से 7 गया। तो ये हो गया 1000 ओवर 44। तो लगभग 2 गया आएगा बच्चों, बचेगा कितना 88। 1000 में से बचा कितना 22 कितनी बार गया बच्चों ये 44 से 2 बार गया है। तो कितना हो गया बच्चा ये 120। 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा लगभग 5 बार, तो 25। सो अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों अपन को इसको 25। सो 25 हर्ट्ज इज अप्रोक्सीमेट आंसर। द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव स्ट्रेट स्ट्रिंग और लीनियर मास डेंसिटी 4 ग्राम पर मीटर इज y इक्वल टू 0.5 sin 51t at x where the distance of the time is given SI unit in tension string is। बच्चों जो हम जानते हैं रूट टी बाई म्यू वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ना स्ट्रिंग, है ना। अच्छा तो टी बराबर कितना हो गया म्यू इंटू वी स्क्वायर। अब वी जो होगा यहाँ पर वी क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि 512 डिवाइड बाई ऑफ 8। और सॉल्व करते हैं इसको, 4 से कट करते हैं या 2 से कट करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2 बचा कितना 06। गलत किया थोड़ा सा ना, ये आएगा 256 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट करते हैं इसको, ये आ जाएगा बच्चों 128 डिवाइड बाय 2। फिर 2 से कट करते हैं तो ये कट गया पूरा 64 बार, ठीक है 64 हो गया आपका। तो टी जो आ गया वो आ गया म्यू कितना है आपका 5 ग्राम पर मीटर। तो 5 ग्राम यानी 10 पावर माइनस 3 पर मीटर इंटू वी स्क्वायर कितना हो गया 64 का होल स्क्वायर। 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा बच्चों 4 16 4 6 1 25 इंटू 4 छंग 24 4 2 38 6 9 0 4 4 जो 0 9 6। तो ये हो गया 4 0 9 6 इंटू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो 5 छंग 30 0 3 48 4 20।
देखो कुछ गड़बड़ नहीं करें, 5 6 या 30, 0 3 कैरिंग करेगा, 5 9 45, 3 48, 4 एंड 2 0 एंड 10 पावर माइनस 3, तो 3 के बाद 0 लेना बच्चों, तो ये होगा 20.4। ठीक है, तो 3 20.48 दैट इज फाइनल आंसर।